नमस्कार, आपके साथ में अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। अप्रैल का महीना खत्म होने को है। गर्मी ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लोग लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर के अंदर ही ज्यादा समय बिताना चाह रहे हैं, बिता भी रहे, लेकिन यहां भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली संकट की। महासंकट है। हरियाणा में बिजली संकट के बीच उद्योगों में उत्पादन 40% तक कम हो गया। तो सरकार हर रोज सांत्वना दे रही है, जल्द इस समस्या से निजात मिलने वाली है, यह सांत्वना में बोला जा रहा है। बीते कई दिनों से सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कब खत्म होगा बिजली संकट, आखिर कब? इसका जवाब आज ढूंढेंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा यह रिपोर्ट देखिए। गर्मी का प्रहार, मचा हाहाकार। बिजली कटौती से लोग हुए परेशान। हरियाणा में बिजली संकट बरकरार। दावे फुल, फिर भी बिजली गुल। जी हां, एक ओर जहां गर्मी का प्रहार जारी है, तो दूसरी ओर हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा में इन दिनों लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बिजली की कमी साफ नजर आ रही है। बीते दिनों सरकार ने दावा किया था कि 2 दिनों के अंदर बिजली कटौती की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में बिजली संकट ना हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने पिछले साल दिसंबर में विधानसभा में भी कहा था। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है, पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिस कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है, चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है। जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। हर रोज 9 से 12 घंटे के बिजली कट लगने के कारण एक ओर जहां लोगों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी ओर उद्योग क्षेत्र को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने करीब 1 हफ्ते पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त कोयला देने की भी मांग की थी, जो कि अभी पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं रोजाना मिल रहे कोयला में भी कटौती कर दी गई है। तो हरियाणा में बिजली कटौती को लेकर बिजली मंत्री का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। आपके जो हुआ उसका कारण जो है वो एक तो ये हो गया कि आपके गर्मी पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, 15 साल में सबसे ज्यादा गर्मी है। नंबर 2, दिल्ली में जितनी इंडस्ट्री है अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती जा रही है, क्योंकि दिल्ली जितना बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सिटी हो गया। अब दिल्ली से जो पावर लोड फैक्ट्रीज आ रही हैं वो हरियाणा में आ रही है, एनसीआर में आ रही है। दिल्ली से जो ग्रुप हाउसिंग निकल के जो लोग अपने से बाहर आ रहे हैं वो भी गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत ये एरिया बड़ा तेजी से डेवलप हो रहा है। मानेसर तक चला गया, दारूहेड़ा तक चला गया, उधर पलवल से भी आगे चला गया, सोना तक चला गया। तो वहाँ जितने फ्लैट्स बन रहे हैं, हजारों लाखों फ्लैट बन रहे हैं, उनमें सारे एसी वाले लोग हैं। तो हमारी वो कंजम्पशन, तो हमारी कोई 1500-2000 मेगावाट आपके बिजली का कंजम्पशन बढ़ गया। हरियाणा में करीब 8300 मेगावाट बिजली की डिमांड के बाद विभाग ने भी यह अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग में और भी ज्यादा इजाफा होने के लिए मिल सकता है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगामी दिनों में बिजली उत्पादन इकाइयों को पर्याप्त कोयला नहीं मिलेगा और बिजली कटों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हर रोज सरकार की ओर से बिजली कटौती को लेकर थोड़े थोड़े दिनों का आश्वासन दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस समस्या से निजात मिलेगी। तो आखिर वो दिन कब आएगा जब हरियाणा को बिजली कटौती से निजात मिलेगी? हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। बिजली गुल, समस्या फुल। इस समस्या को कैसे हटाया जाए,
बिजली इतनी ज्यादा गुल क्यों हो रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पैनल से मिलवाती हूँ। प्रवीण अत्रत साहब है हमारे साथ, आप प्रवक्ता बीजेपी हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण साहब एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर। सुभाष चौधरी जी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुभाष जी बहुत स्वागत है आपका। रेणु तंवर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस है, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास आऊंगी, चूंकि सरकार ने समस्या दूर करनी है तो क्यों ना पहले बीजेपी से शुरुआत हो जाए। अत्रे साहब, मंडे तक सब ठीक होने वाला था, नहीं हुआ। मुझे जिस तरह से बिजली के बारे में एक विषय बार बार आ रहा है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि अप्रैल मास की शुरुआत के अंदर जी ये समस्या हमारे सामने आई, लेकिन उसके कुछ कारण। सबसे बड़ा कारण था अप्रैल मास में बहुत लंबे समय के बाद जिस तरह से एकदम गर्मी बढ़ी, उससे हमारी बिजली की जो डिमांड है, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, भाग सिंह दमदमा, प्रवक्ता जेजेपी, आप फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। भाग सिंह जी आप सुनिए, मैं आऊंगी जरा। प्रवीण अत्रे साहब को पहले सुन लेते हैं, बोलिए सर। जो मैं बता रहा था कि अप्रैल मास के अंदर जिस तरह से बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 15 साल के बाद गर्मी की बेतहाशा बढ़ी, स्वाभाविक है बिजली की मांग भी बढ़ी। आमतौर पे कैलकुलेशन रहती है विभाग की कि हर साल 8 से 10% तक बिजली की डिमांड बढ़ती, लेकिन इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वो डिमांड लगभग 31% कम चली। अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल से लगातार बिजली विभाग ने, अगर पिछले साल की तुलना में बात करते हैं तो अलग अलग दिनों पे कभी 15%, कभी 20% और 27% तक प्रतिदिन अतिरिक्त बिजली की सप्लाई हुई, लेकिन डिमांड हमारी 31% तक बढ़ गई। इस वजह से वो जो 4% का गैप है, उस 4% के गैप के कारण इस तरह की स्थिति बनी, जिसकी वजह से हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही थी कि सरकार का कर्तव्य है, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानता हूं, और सरकार ने लगातार इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हालांकि ये बात बहुत बार चर्चा में आ चुकी है, मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि अडानी ग्रुप के साथ जो हमारा लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट था 1424 मेगावाट का, जो उस गौतम अडानी की कंपनी ने अपनी बिजली जिस रेट के ऊपर हमारा एग्रीमेंट था उससे ज्यादा दाम मांगने शुरू किए, ये तर्क देते हुए कि मेरा कोयला जो है वो विदेश से आता है, कोयला बहुत महंगा हो गया। हालांकि ये बात हम भी जानते हैं कि कोयले की समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन जो एग्रीमेंट हरियाणा सरकार का अडानी ग्रुप के साथ था उसके अंदर कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि वो तय रेट से ज्यादा पैसे मांग सकते हैं। वो जो 1424 मेगावाट जो हमें अडानी ग्रुप से लगातार मिलती थी, वो जो गैप क्रिएट हुआ, सरकार ने उस गैप को भरने के लिए अलग अलग स्तर पे इंतजाम किए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, दर्शक भी इस बात को सुने। बाकायदा सरकार ने एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया है लगभग 763 करोड़ मेगावाट का, जो 1 मई से हमें मिलना शुरू हो जाएगा। 75 मेगावाट का इससे अतिरिक्त एक एग्रीमेंट किया गया है, और एक बाकायदा जो दादरी पावर प्लांट से लगभग 728 मेगावाट बिजली जो हरियाणा ने डिमांड की थी, क्योंकि वो बिजली वो थी जो दिल्ली सरकार ने सरेंडर कर दी थी। एनटीपीसी का वो पावर प्लांट है, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने डिमांड की तो उसमें एक छोटा सा पेज ये आया कि उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट की एक स्टे थी जिसकी 29 तारीख कोर्ट में लगी हुई है, और ये हमें पूरी उम्मीद है कि वो 728 मेगावाट वो भी मामला सुलझ के हमें मिलना शुरू होगा। इसके अलावा सरकार जो है पावर एक्सचेंज के तहत लगातार बिजली खरीद रही है, भले ही वो महंगे दाम पे मिल रही है, और सरकार की कोशिश ये है कि 1 मई तक जो ये 4% तक, मैं अनामिका जी को क्लियर करूंगा, लगातार जिस कट का जिक्र हो रहा है कि लंबे कट लग रहे हैं, वो भी अगर अप्रैल माह को देखेंगे 0.5% से लेके 4% तक अत्रे साहब लग रहे हैं। आपने दोबारा जिक्र किया, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, आप ही बोलिएगा, मैं कहीं नहीं जा रही। आपने दोबारा जिक्र किया 4% का गैप। चलिए ठीक है, 4% का गैप है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा। उस 4% के गैप की वजह से क्या आप जानते हैं कि 40% प्रोडक्शन कम हो गया हरियाणा में? हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने भी मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है, जिन मीडिया रिपोर्ट में और आप भी यहाँ चर्चा कर रहे थे कि उद्योगों का जो उत्पादन है लगभग 40% गिर गया। जी देखिए ये चर्चा का विषय हो सकता है ना, इसके ऊपर मैं डिबेट भी कर सकता हूँ, आप भी तर्क कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि जितनी हमारी डिमांड, जितने यूनिट की डिमांड पर डे की है और जितने यूनिट विभाग सप्लाई कर रहा है, उसका गैप है 0.5% से लेके 4%। अगर डिमांड और सप्लाई का गैप 4% है
तो मेरी डिबेट यहाँ पे इस बात पे हो सकती है कि साहब उत्पादन जो है उसके अंदर हम 40% की फिगर जो है मुझे नहीं लगता किसी तरह से व्यवहारिक होगी, लेकिन वो तर्क का विषय है, उसके ऊपर तर्क किया जा सकता है। और नहीं, तर्क नहीं, समाधान चाहिए प्रवीण साहब, हमें तर्क नहीं करना है आपके साथ, हमें हमारी सरकार से समाधान चाहिए। बिल्कुल, आप समाधान दे दीजिए महाराज, कब देंगे समाधान? समाधान मैंने बताया है, जो 763 मेगावाट का एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हुआ है, 1 मई से हरियाणा को मिलना शुरू हो जाएगा, 75 मेगावाट एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। 728 मेगावाट जिसका मैंने जिक्र किया, उसका जो स्टे का विषय है वो 29 लगी हुई है, तो 29 जो उम्मीद करते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। एक विशेष चीज और है, जो हिसार का खेदड़ प्लांट है उसका एक यूनिट जिसकी 660 मेगावाट बिजली वहां से हमें मिलती है, वो प्लांट लगाया था शंघाई कॉर्पोरेशन चाइना की कंपनी ने, उसके अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था उसके ड्राइवर के अंदर। हमारे पास वो टेक्निकल फॉल्ट जो है, जो उसके अंदर सोल्यूशन ये हुआ कि जो पार्ट खराब हुआ वो पार्ट तो हमें मिल गया, लेकिन कुछ एक्सेसरी अभी तक चाइना से नहीं आ पाई, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन, और जिन इंजीनियर ने चाइना से आना था लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाए थे, जिस वजह से ये पीरियड लंबा चुक गया। जो आपने बात करी कि सरकार की तरफ से कहा गया था 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, तो 2 की बजाय 4 दिन लगने जा रहे हैं, तो एक रीजन उसका वो भी है। तो मैं मानता हूँ कि फर्स्ट नहीं तो 4 दिन में हो जाएगा क्या सर? 4 दिन में हो जाएगा क्या? मैं फर्स्ट में से कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट में से कह रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट में से हमें जो हमने कोई बात नहीं, हम 1 तारीख के शाम की डिबेट में बैठ जाएंगे सर। जी बिल्कुल ठीक। 4% आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर जिस तरह से इलाकों से खबर आ रही है, अकेले गुरुग्राम में 5 से 6 घंटे का बिजली कट हो रहा है, लोहारू में 3 घंटे का घोषित कट लग रहा है, भिवानी में 2 घंटे का, फरीदाबाद में 3 से 4 घंटे का लग रहा है। सर लोगों को परसेंटेज समझ में नहीं आता। आप सुनिए, आप इस बात को तो मानेंगे ना कि लोग परेशान हो रहे हैं, केवल उद्योगों को नुकसान नहीं हो रहा है, जो लोग चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए घर में बैठे हैं उनका कूलर ऐसे तो छोड़िए पंखा नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है अनामिका जी, इसमें भी एक बात कहूंगा। हाँ, पहले ऐसी स्थिति के अंदर गवर्नमेंट ने जो हमारे गांव से जो जगमग हरियाणा योजना के तहत आते थे, जिसमें सरकार ने कहा था 24 घंटे बिजली देंगे क्योंकि वो अपने पूरे बिल जमा करते हैं, तो सरकार ने वो अपने 24 घंटे बिजली सप्लाई उन पर्टिकुलर विलेजेस के लिए वो एज इट इज रखा। लेकिन एक तर्क और भी है, वो भी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा आप उसके ऊपर भी बात जरूर करेंगे। बोलिए। बिल्कुल। देखिए, जो 1424 मेगावाट अडानी ग्रुप से हमें मिलती है चीज जो नहीं मिल रही है, उसके अंदर एक बड़ा जो अगर आप बात करें 2008 के अंदर कांग्रेस सरकार ने वो एग्रीमेंट किया था। पहला तो ये कि एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज नहीं डाला कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस मामले के अंदर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, कोई एक पक्ष अगर एग्रीमेंट के खिलाफ जाता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो, इस तरह का कोई उसमें क्लॉज नहीं डाला। दूसरा, अगर दाम बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि 2013 में 2012 में तत्कालीन सरकार ने जो एग्रीमेंट ₹2.94 प्रति यूनिट का हुआ था, उसका जब दाम बढ़ा के ₹3.23 अपने आप कर दिया, तो साथ में हमारे जो 12 प्लांट हैं उनमें से 9 प्लांट बंद कर दिए थे, ये कह के कि साहब हमें बाहर से सस्ती बिजली मिल रही है, हमें अपने प्लांट चलाने की जरूरत नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ प्लांट टेक्निकली ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उनकी लाइफ खत्म हो गई। जिस तरह से यमुनानगर के 3 यूनिट की अगर हम बात, आज भी यमुनानगर के 2 यूनिट चल रहे हैं, 3 यूनिट तो ऐसी स्टेज पे चले गए कि वो चल ही नहीं सकते। तो ये भी जो काम हुए हैं पहले से, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो सर इसको दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप हैं 2 बारी से? जी मैं बताता हूँ। हाँ, आऊंगी, नहीं रुक जाए, इस पर मैं आ जाऊंगी। रेणु जी, अभी तक बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है, इस पर ये सवाल आप रख लीजिए, अगली बारी में सबको जवाब दीजिएगा तो मैं भी पैनल का हिस्सा हूँ, मुझे भी दे दीजिएगा। रेणु तंवर, खतरे साहब की बातों से आश्वस्त हुई आप कि 1 तारीख से बिजली के कटों से निजात मिलेगी? आश्वासन तो ये आश्वासन पे आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, पर जब तक ये समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाजपा सरकार की ये नीति रही है और यही इनकी शैली रही है कि पीठ पीछे छुरा भोंकने की। ये इनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं और होता कुछ है। तो मैं हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट तो जनता को करना चाहिए। बिजली आपकी समस्या एक साथ पैदा नहीं होगी, इनको पहले से ही उस पर गौर करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया है जो आज ये जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना का पीक चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, इस समय में ये बिजली की किल्लत और होना तो ये जनता पे दोहरी मार है। अब ये व्यवस्था इनको पहले सोचनी चाहिए थी, जो आज इस समस्या से जनता जूझ रही है। अगर ये पहले से सचेत रहते और समय से पहले इस पे कार्रवाई करते तो आज ये सब हमें नहीं देखना पड़ता। सुभाष चौधरी जी,
रेणु तंवर कह रही हैं बिजली मामले को लेकर कि गैर जिम्मेदार सरकार है। देखिए, जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो दोनों ही पार्टियां बिल्कुल जैसे हमाम में नंगे बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। और जो बात प्रवीण जी ने कही है वो दुरुस्त है कि जो खामियां बरती गई हैं अदानी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट के दौरान, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा सरकार जो 7.5 साल से हरियाणा में है, उनको इस एग्रीमेंट की खामियों की जानकारी कब मिली? जब अदानी ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, जब उनको इस तरह से सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, क्या तब आपको इसकी जानकारी मिली? तो क्या ये आपकी नाकामी है या नहीं है? आपने पहले उसका असेसमेंट क्यों नहीं किया? दूसरी बात, ये विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, जैसे कि बिजली मंत्री के जो बयान अभी आप अपने पैकेज में सुना रही थी अनामिका, बिजली मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि उनकी बातों से ये लग रहा है कि उनको पहले से ये पता है कि हमारी बिजली की डिमांड कितनी बढ़ने जा रही है, कुछ चीजों को छोड़कर। उसमें से एक केवल एक फैक्टर ये है कि जो प्राकृतिक दृष्टि से अभी मान लीजिए अप्रैल में अर्ली ये समर सीजन आ गया या फिर जो हीटिंग है वो ज्यादा आगे, तापमान ज्यादा बढ़ने लगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मानेसर है, रेवाड़ी है, नारनौल है या फिर दूसरे अन्य जो इलाके या गुरुग्राम के इलाके या फिर दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट, क्या पूरे इस अप्रैल के माह में दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है गुरुग्राम की ओर? ये तो लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, तो इसका आकलन तो आपको पहले से है। बावजूद इसके आपने समय रहते कदम नहीं उठाया, आप सचेत नहीं हुए और आप हमेशा वायदों में शब्दों से खेलना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, प्रवीण जी अभी कह रहे थे कि 1 मई या 2 मई तक, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, 2 मई तक और इस प्रदेश की जनता इंतजार कर लेगी, उद्योगपति, उद्यमी, दुकानदार या फिर जो विद्यार्थी हैं। अभी आपको पता है बोर्ड परीक्षा, नहीं, इंतजार बहुत भारी पड़ रहा है, मई जून से पहले दे दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा का समय है, बच्चे पढ़ने की स्थिति में आपको पता है क्या हालात है, और अगर उसको बिजली नहीं मिलती है, पूरी रात, आधी रात गुरुग्राम जैसे शहर में लाइट जा रही है। कौन सा ऐसा इलाका है, चाहे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, सेमी अर्बन या फिर रूरल, सबकी समान स्थिति है। तो ऐसे में केवल शब्दों की बात तो बनने वाली है नहीं, जनता ये समझती है कि खामियां बढ़ती गई हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं जैसे जनरल स्टोर है, सामान दुकान में रखा हुआ है, 24 घंटे मार्केट में अवेलेबल है और बिजली लाकर हम अपनी जनता को दे देंगे। जैसे चावल, खिचड़ी, फरोज की दुकान है, वो उठाकर लाकर दे देंगे। साहब, आप जब विधानसभा में ये बयान दे रहे थे तब आपने एहतियाती कदम उठाए क्या? तब आपने अपने सिस्टम को स्टिमुलेट किया क्या? तब आपने रिएक्टिव बनाया क्या? तब आपको लगा कि आपके पास प्लानिंग की कमी है, आप उसको एसेस करके सिचुएशन के अनुसार आप कदम उठाएं। तो इस तरह की बातें आप करते नहीं हैं, कदम उठाते नहीं हैं, केवल बातों से आप चाह रहे हैं। बस आपका केवल एक लक्ष्य है कि धीरे धीरे समय को 5 दिन 10 दिन खिसकाते रहो, मानसून आ जाए, बारिश होने लगी, उसके बाद तापमान कम हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी, बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। बस केवल और केवल एक सोच इनके पीछे काम कर रही है। और आप देखना, मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी के साथ कि 4 या 5 मई या 3 मई को भी हालात इसी तरह से रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन जनता को देखने को नहीं मिलेगा। सरकार केवल बातें कर रही है, क्योंकि हम तो बस आश्वासन ही ले रहे हैं, वही सुन रहे हैं, हर 2 दिन पर 2 दिन की बात आगे बढ़ जाती है। आज प्रवीण अत्रे साहब 1 मई का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह के सवाल तब उठते हैं सर, जब आप बातें तो कह रहे हैं लेकिन आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट या तो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं तो आप चूक रहे हैं। भाग सिंह दमदमा। है ये दिक्कत है जो कट लग रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, इस समय दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार पूरी संजीदगी के साथ इसके ऊपर काबू पाने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से 300 से 400 मेगावाट माइनस में कर रहे थे हम, और उसके कई रीजन हुए। जिस प्रकार एक नेचर सबसे बड़ा रीजन था, जिस प्रकार अप्रैल के अंदर ही स्टार्ट में इतनी भीषण गर्मी हुई और आप मानो कि इसका हमारे किसानों तक में जो फसल का झाड़ होता है उसके ऊपर भी बहुत भारी असर पड़ा था कि जो पैदावार थी, जो एकड़ से 20-25 क्विंटल होते थे, वो पैदावार कहीं 10 और 12, 16 और 7-7 क्विंटल तक दी है, जो नेचर के कारण हुई है कि जहां बारिश की जरूरत है दूसरे बारिश नहीं हो पाई। दूसरा 706 मेगावाट जो स्टे
भाई दिल्ली हाई कोर्ट के थे माननीय न्यायालय, और 29 तारीख की वहां भी तारीख है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। और साथ ही जो अडानी ग्रुप की बात अभी पूरी चर्चा चली, इसमें जितना है कि जो एग्रीमेंट था बेशक इसमें कहीं भी इस प्रकार की कोई लाइन नहीं थी कि मर्जी से कोई रीजन देकर, अब जब इन कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो कभी ये सरकार को रिटर्न नहीं करती कि अब की बार हमें प्रॉफिट हुआ है। जहां इन्हें एग्रीमेंट से भागने की जरूरत पड़ती है तो हम भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं रुकिए, आप रिपीट ना करें। आपने सुना भी कि प्रवीण अत्रे साहब सब कुछ बता चुके हैं। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुभाष चौधरी पूछ रहे हैं, अत्रे साहब आपके लिए भी सवाल उन्होंने छोड़ा था, मैं आपसे भी जवाब चाहूंगी इसका। सुभाष चौधरी पूछ रहे हैं, आवाम जानना चाहती है कि इन खामियों का आपको पता कब चला कि एग्रीमेंट में क्या खामियां थी, और ये किसकी लापरवाही है? ये खामी नहीं है, सरकार ने एग्रीमेंट अनामिका जी पूरी तरह से तैयार करवाया था, लेकिन जब दूसरा पक्ष एग्रीमेंट से बाहर होता है, उस बाउंडेशन को तोड़ने का प्रयास करता है, तो वो सारे उस समय सामने आती है बात कि ये कंडीशन सामने रखी जा रही हैं। और उससे पहले जब एग्रीमेंट बना कहीं कोई खामी नहीं थी, सरकार क्यों इस चीज की डालेगी? कंडीशन के लिए क्या सरकार को पहले से तैयार नहीं रहना चाहिए था दमदमा साहब? इस प्रकार से कहीं दिक्कत ही नहीं थी। यदि कोई इंडिविजुअल कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन हमने किया है 12 से 14 मेगावाट का, जो फाइनल 2-4 दिन में हो जाएगा, और जो शनिवार तक की है। माननीय मंत्री जी ने भी, जो इलेक्ट्रिसिटी मंत्री हैं हमारे रणजीत चौटाला जी, उन्होंने भी ये बात रखी आज, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि इस बात रणजीत चौटाला साहब तो मंडे को ही सब ठीक कर रहे थे ना, वो तो मंडे को ही ठीक कर रहे थे, अब फिर आगे बढ़ गया। अमिका जी, कई मसले इस प्रकार से होते हैं, उसमें थोड़ा सा लग जाता है। जब शनिवार तक की डेडलाइन दी है कि हम इस सारे मसले को शनिवार तक इसको कवर करेंगे, और जो 1 तारीख तक की बात है, मैं तो कहता हूँ शनिवार शाम तक ये हमारे सारे मसले, सैटरडे तक 30 तारीख तक ये सारे मसले कवर हो जाएंगे। और उससे पहले दिल्ली न्यायालय का फैसला जिस प्रकार से भी है, लेकिन 1200 से 1400 मेगावाट हो जाए तो अच्छी बात है। भाग सिंह जी, लोग बहुत परेशान है, वाकई में लोग बहुत परेशान है सर। मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूँ कि इस समय परेशानी है इस चीज की, या तो आपके चैनल पर बैठकर हम जनता के सामने डिनाई करते हो तो इस प्रकार की, लेकिन सरकार अपनी हर तरफ से प्रयास के अंदर है। जिस प्रकार हम इफ वी नीड, यदि हम चाहते थे भी कहीं जरूरत पड़े तो बाय फोन मार्केट आप डिनाई करने की सिचुएशन में भी नहीं है सर, आप कर भी नहीं सकते। पॉइंट ये है कि आप समाधान कब देंगे जिसका आप जिक्र करेंगे, हम सैटरडे रात तक सब ठीक कर लेंगे। ठीक है प्रवीण साहब, 30 तारीख डेडलाइन है, जिसके अंदर हम इसका पूरी तरह से इस पर नियंत्रण करेंगे, और जो कट्स है प्रदेश के अंदर वो बिजली कट खत्म करेंगे। हम भरोसा कर रहे हैं आप पर, एक बार फिर भरोसा कर रहे हैं आप पर कि आप जो डेडलाइन बोल रहे हैं आप ठीक कर देंगे। प्रवीण अत्रे साहब जवाब दीजिए, आप भी, आपके लिए ढेरों सवाल थे। प्रवीण जी हैं आप? मैं हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। तो एक तो जो आपने सुभाष जी का सवाल रिपीट किया कि अडानी के साथ जो सरकार का एग्रीमेंट था, सरकार को पहले उसकी खामी क्यों नहीं पता? देखिए, हालांकि बड़ा अजीब फर्क है ये। 25 साल का एक लॉन्ग टाइम एग्रीमेंट जो है वो कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किया। जिस दाम में अडानी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट हुआ, अडानी ग्रुप लगातार 2012 से उस दाम में हरियाणा प्रदेश को 1424 मेगावाट बिजली दे रहा है। क्या ये सरकार को एक ख्वाब आएगा कि 2022 में आके अडानी साहब अपने उस रेट से मुकर जाएंगे कि मैं इस रेट में नहीं दे सकता? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो 2012 से उसी रेट में दे रहे थे। लेकिन 2022 में उन्होंने कोयला विदेश से आता है, मेरे को कोयला महंगा मिलता है, ये तर्क बना के ये बात कही कि मेरे दाम बढ़ाओ। तभी सरकार देखेगी कि क्या आपके एग्रीमेंट में क्लॉज है रेट बढ़ाने का क्या? क्योंकि इसमें एक और चीज थी कि अगर मान लीजिए दाम कम हो गए तो अडानी साहब कम दाम पे बिजली देंगे, ऐसा भी कोई क्लॉज नहीं मिला। मतलब वो बढ़े हुए की मांग कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं है, ना तो कम किया ना ज्यादा किया। तो ये तो तभी पता लगेगा जब ये समस्या सामने आएगी। दूसरी बात, जो एक और सुभाष जी ने बात कही, सुभाष जी ने कहा कि सरकार डिले कर रही है, सरकार सोच रही है कि बारिश आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। देखिए, पहली चीज तो ये है जो सुभाष जी कह रहे थे कि सरकार, मंत्री जी को अंदाजा था कि डिमांड बढ़ेगी। ये तो मैंने भी कहा कि हर साल 8 से लेकर 10% डिमांड बढ़ती है, और वो बढ़ने का कारण ही अर्बनाइजेशन होता है, नए उपभोक्ता जुड़ना होता है, क्योंकि शहरीकरण होने के साथ डिमांड बढ़ती है, नए उपभोक्ता जुड़ते हैं। लेकिन इस बार एक नया फैक्टर ऐड हुआ, वो फैक्टर ऐड हुआ गर्मी का। वो 10%
10% की बजाय डिमांड बढ़ गई 31%। मैंने ये भी बताया कि जब 10% तक डिमांड बढ़ती है, वो पिछले सारे सालों की तुलना करके देखी, उसके बावजूद सरकार ने इंतजाम कर रखे थे कि 10% बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने इंतजाम अपने 27% तक कर रखे थे। वो मैं आपको चाहेंगे तो मैं आपको दिन वार के हिसाब से बता दूंगा कि इस दिन कितनी सप्लाई की, अगर आप चाहेंगे। लेकिन वो जो 27% तक का इंतजाम था, लेकिन गर्मी की वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई 31%, 4% का गैप आ गया। ठीक है, ये मुझे लगता है सुभाष जी इस बात से संतुष्ट होंगे। दूसरा, सुभाष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे दुकान से चावल खरीदने। सुभाष जी, थोड़ा सा मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूंगा आपको। अगर बिजली विभाग सरकार बिजली खरीदना चाहती है तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक संस्था होती है, वो लगभग हर प्रदेश में है, जैसे हरियाणा में ऐसी बाकी प्रदेशों में भी है, और वो स्वायत्त संस्था है। सरकार को उस संस्था से इस बात की इजाजत लेनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और उसकी धारा 63 और उसकी धारा 86(1)(b, उसमें बाकायदा ये है कि सरकार, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन का काम यही है कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिले और सरकार क्या कर रही है उसकी जानकारी उसको रहे। अगर खरीदनी है तो आपको पहले रेगुलेटरी कमीशन से पूछना होगा, रेगुलेटरी कमीशन आपको परमिशन देगा, फिर आप खरीदने जाओगे। और आप जानते हो कि इस प्रोसेस में समय तो लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि पावर एक्सचेंज में सरकार उपभोक्ताओं को राहत मिले, इसके लिए हर रात 12 रुपए प्रति यूनिट पे बिजली खरीद के दे रही है। पावर एक्सचेंज में बिजली महंगी मिलती है, सभी जानते हैं, और पावर एक्सचेंज को सुभाष जी बेहतर समझते हुए मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो ये बात मुझे लगता है सुभाष जी को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन मेरा विषय राधिका जी वहीं आ जाता है। मेरा विषय वो है कि गर्मी की वजह से, प्राकृतिक कारण की वजह से डिमांड बढ़ी, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर तत्परता से काम करना शुरू किया, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसीलिए सरकार ने बाकायदा दूसरी 2 प्राइवेट कंपनी से परचेज एग्रीमेंट किया, शॉर्ट टर्म परचेज एग्रीमेंट, जो हमें बिजली, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये जरूर रहा कि खेदर प्लांट जो है, चाइना के लॉकडाउन की वजह से जो हम सोच के चल रहे थे उससे डिले हो गया। इसके अलावा जो हमारा झांसी के अंदर पावर प्लांट है CLC, उस पावर प्लांट की ओवरऑलिंग होनी होती है एक टाइम फ्रेम के बाद, आप जानते हैं एक पीरियड होता है जिसके बाद ओवरऑलिंग होती है। ओवरऑलिंग होने की वजह से, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं चल रहे थे कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी कि हमारे इंतजाम छोटे पड़ जाएंगे, और उसमें टाइम लगता है, जिस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन सरकार ने फिर भी कैपेसिटी से ज्यादा तेजी से काम किया, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। दादरी पावर स्टेशन से 728 मेगावाट बिजली मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप, दोबारा रिपीट? दादरी पावर स्टेशन से भी तो मिलने वाली थी ना? दादरी पावर स्टेशन से जो बिजली थी 728 मेगावाट, वो बिजली वो है जो दिल्ली सरकार ने सरेंडर कर दी थी, क्योंकि वो नेशनल पूल की बिजली। दिल्ली सरकार ने जब उसको सरेंडर किया और हमारे यहाँ डिमांड बढ़ी, तो हमने सेंटर से रिक्वेस्ट की कि दिल्ली सरकार सरेंडर कर चुकी है, आप ये बिजली हमें दे दी। और जैसे हम सेंट्रल सरकार ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, दिल्ली सरकार कोर्ट का स्टे लेके आ गई कि इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे है। उसी की 29 तारीख डेट लगी है, जिसका मैं जिक्र करना था। 29 तारीख को उसकी हियरिंग है और हमें उम्मीद है कि वो फैसला हमारे हक में होगा, हमें वो बिजली मिलेगी। उसके अलावा और सोल्यूशन? इसके अलावा देखिए, मैंने बताया जो 660 मेगावाट जिसका मैं खेदर प्लांट का जिक्र कर रहा था, उसके अंदर जो एक्सेसरी चाइना से नहीं आ पा रही थी, अब सरकार ने लॉकडाउन चाइना में होने के लिए डिले हुआ, तो सरकार ने ये इंतजाम किए कि जल्द से जल्द हमें वो फैसले मिले कि वो 660 मेगावाट की मिले। देखिए, हमारा गैप केवल 400 मेगावाट का है। अनामिका जी क्लियर करूँ, अगर 10 में तो 763 मेगावाट एक, 75 मेगावाट एक, 728 मेगावाट और उसके अलावा 460 मेगावाट, ये हमारी कोशिश है ये हमें मिले। क्योंकि अगर आप पिछले साल में देखेंगे, सुभाष जी ने एक बात का जिक्र कर रहे थे, उसका भी जवाब आ जाएगा। जुलाई के अंदर पिछले साल 12,121 मेगावाट हाईएस्ट डिमांड गई, लेकिन सरकार ने उस डिमांड को भी पूरा किया था 2021 के अंदर, जो 12,121 मेगावाट चली गई थी जुलाई महीने में, हमने उसको भी पूरा किया है। तो इसलिए चिंता की विषय नहीं है, सरकार हाईएस्ट डिमांड को भी नहीं, चिंता की बात तो तब तक है जब तक आप दे नहीं देते। हमें तो बस इतना समझ में आता है कि घर में बिजली आनी चाहिए, उसको लाना कैसे, इसके लिए आपको चुन के बिठाया हुआ है। रेणु जी कह रही है कि प्रवक्ता कुछ कहते हैं, प्लांट तो 19 महीने से बंद है। रेणु जी महीने से बंद है, मैडम 7-8 महीने से झज्जर वाला ये बंद है। मैडम पहले आपके पहले वाले सवालों का जवाब तो ले लूं, मैं आपके पास तुरंत आ रही हूँ, 1 मिनट दीजिए। प्रवीण जी जल्दी से समेटिएगा। ये कह रहे हैं प्रवक्ता इनके कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कहती है, आप लोग छुरा घोंपने वाले लोग हैं, आप लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं।
चलिए देखिए, चूरा किसने भोपा, चलो ये भी बता देता हूँ। जिस वक्त 2012 के अंदर अडानी साहब से आपने समझौता किया 2 रुपए 94 पैसे का, अडानी साहब ने आपसे ज्यादा पैसे की डिमांड भी नहीं की, उसके बावजूद रेणु जी 1 मिनट, मात्र 1 मिनट लूंगी, फिर आपको प्रॉपर बीजेपी का भी इतिहास। हाँ मैंने पूछा कि 2 बड़ी से आप हैं प्रवीण जी। नहीं बिल्कुल रेणु जी मैडम बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए रेणु जी, मैं आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ, मात्र 1 मिनट दे दीजिए। ये सवाल मैंने भी पूछ लिया था कि आप 2 बारी से हैं, तो 25 साल का जिक्र आप क्यों करें? चलिए जवाब दीजिए जल्दी। मैं 25 साल का जिक्र, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि छुरा घोटने की जो बात कही है, जब 2008 में अडानी साहब, ऐसा नहीं रेणु जी, मैं तीसरी बार और आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट के लिए आपको शांत होना होगा, आप ही की बारी है, मैं आ रही हूँ, आपको पूरा वक्त मिलेगा। जब 2008 के अंदर अडानी साहब 2 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट देने को तैयार हो गए थे, एग्रीमेंट कर लिया था, तो क्या वजह थी कि 2012 में सरकार ने खुद ब खुद उसको 3 रुपए 23 पैसे कर दिया? आपको याद होगा, आप उस वक्त, मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया में होंगे, तब विपक्ष ने ये भी क्लियर किया था कि जिस दिन ये एग्रीमेंट 3 रुपए 23 पैसे का हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी अडानी के घर पे लंच कर रहे थे। उस वक्त ये भी मुद्दा मीडिया में आया था कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन की दलाली जा रही है, ये मीडिया ने उछले दिमाग में, आप चाहे तो पुरानी रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा। इसको छुरा मारना कहते हैं कि जनता के पैसे के ऊपर अगर कोई दलाली खाए, जनता के पैसे को किसी को बिना मांगे भी बेच दिए। अडानी ने नहीं कहा था मुझे 3 रुपए पैसे कर दो, तो 2 रुपए 94 पैसे एग्रीमेंट कर चुका था, फिर आपने क्यों बढ़ाया था? क्यों नया एग्रीमेंट किया 2012 में? इसको कहते हैं छुरा मार, ये अंतर होता है। ठीक है, हो गया सर, हो गया। रेणु जी आप अपनी बात रखिए और साथ में एक लाइन मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ, क्या आप लोगों को इस बात का जवाब मिला है आज कि अडानी अंबानी जिन्हें आप भाजपा का मित्र कहते थे, इन्होंने उस अडानी को चलता कर दिया कि हम नहीं फायदा पहुंचाएंगे आपको, हमें जहां सस्ती मिलेगी वहीं से लेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा सरकार को समस्याओं को टालना, दूसरे के ऊपर डालना बहुत अच्छे से आता है, पर ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। 7-8 साल से इनकी सरकार बैठी हुई है। खेदड़ का प्लांट 19 महीने से बंद है, झज्जर का 7-8 महीने से बंद है, और ये तब से क्या तैयारी कर रहे थे, इनको पता नहीं था इस बार कितनी भीषण गर्मियां होने वाली है। मौसम विभाग के पहले पूर्वानुमान आ गए थे, इन्होंने क्या तैयारियां की? बरसात आने से पहले बरसात के बचने का उपाय किया जाता है। जब जनता सड़क पे आ रही है, वो चिल्ला रही है, तब इनको समझ में आ रहा है कि बिजली की किल्लत है, बिजली की प्रॉब्लम है। हरियाणा जैसे राज्य में कब इस तरीके की इतनी भीषण गर्मी के समय में कब जनता को इतना परेशान देखा गया? बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और ये यहाँ पे अपनी जो दलील दिए जा रहे हैं, 25 साल पहले की राजनीति उठा रहे हैं कि 25 साल पहले कांग्रेस ने ये किया था, आज हम ये कर रहे हैं। यार करिए, हम भी यही चाहते हैं, करिए, समस्या का निदान करिए। टीवी पे बोलना बहुत आसान है, आप गर्मी में रहिए, 40 से ज्यादा टेम्परेचर के बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और वो भी जिस समय में कोरोना बढ़ रहा है। पहले भी मैंने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही सुभाष जी की भी बात से ऐसे ही समय निकाल देंगे, बरसात आ जाएगी। रेणु जी हमने भी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं जी, ऐसा नहीं है कि आपके वक्त में अघोषित कट नहीं लगा करते थे, तब आप सत्तासीन थे तो आपसे पूछती थी मैं। आज प्रवीण साहब बीजेपी सत्तासीन है तो इनसे पूछ रही हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको मौका मिल गया कि ऐसा कब हुआ कि कट हुए? पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। अनामिका जी, हरियाणा में इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए जो आज जनता जूझ रही है। गुड़गांव जैसे शहर में 6-7 घंटे लाइट नहीं है, फरीदाबाद जैसे शहर में 5-6 घंटे होता था पहले। जवाब जिस तरीके से मैडम का दौर चल रहा है, ये तो अपना फायदा कमाएंगे। जब तक इनका मुनाफा नहीं होगा, ये महंगा कोयला भी खरीदना पड़ेगा, इनको सब काम करने पड़ेंगे। ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी ना है कि हम इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठते रहे। कौन फायदा ढूंढ रहा है प्रवीण साहब? ठीक है, जवाब लीजिए मैम, जवाब लीजिए। ये कोई समाधान नहीं है। हाँ, ये कोई समाधान नहीं है। कौन फायदा ढूंढ रहा है? जल्दी से देखिए अनामिका जी, आज से 2 दिन पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके की उन्होंने क्या कहा? अनामिका जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज बढ़ाए जरा, रेणु तंवर को आवाज नहीं मिल रही है पैनल की, हम देख रहे हैं मैम, बोलिए। देखिए आवाज कम कर दीजिए, शायद मेरी आवाज बढ़ रही है। स्पेशल कहा कि सरकार गौतम अडानी से बिजली, मैडम आपकी आवाज किसी ने कम नहीं की है, ये हरियाणा न्यूज है। आवाज थोड़ा यहाँ पर जानबूझकर कम ज्यादा आवाज नहीं की जाती है। हेलो, अरे
मैं ये कह खड़े रहा डाउन हूँ कीजिए और अनामिका देखिए जी, क्या ऑडियो में आवाज नहीं प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं पहले आ रही खड़े है। डाउन कीजिए और फिर प्रॉब्लम देखिए। आप बोलिए प्रवीण साहब, जवाब दीजिए। मैं अनामिका जी ये कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार गौतम अडानी से बिजली क्यों नहीं खरीद रही है, सरकार आरके इंफ्रा से बिजली क्यों खरीद रही है। मुझे ये समझना है कि गौतम अडानी क्या वजह है कि सारी कांग्रेस ये चाहती है कि उससे खरीदो भले वो महंगी से। भाई अगर हमें सस्ती मिल रही है आरके इंफ्रा अनामिका जी मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही। गौतम अडानी से महंगी क्यों है? अगर पीसीआर से रिक्वेस्ट है, रेणु तंवर का ऑडियो डाउन कीजिए पहले और फिर चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार थी, खेत के लिए किसान को मात्र 2 घंटे बिजली मिलती थी। आज इस क्राइसिस में भी खेत के किसान को सरकार 7 से 8 घंटे बिजली आज भी दे रही है, जबकि ये 1 महीने से दिक्कत आनी शुरू हुई है, आगे वो खत्म हो जाएगी। उस वक्त सरकार मात्र 2 घंटे बिजली देती थी। उस वक्त भी इनको पता लगा कि 40 डिग्री में किस तरह से काम होगा। उस वक्त हालात ये था कि 12-12 घंटे के कट होते थे, तब उनको पता नहीं लगा 40 डिग्री में। और अगर 8 साल की सरकार है अनामिका जी, पहली बार 8 साल में अप्रैल महीने के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है ज्यादा गर्मी की वजह से, वो मैं मान रहा हूँ, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमने अपने इंतजाम किए थे, लेकिन प्राकृतिक कारण से डिमांड ज्यादा बढ़ गई, उसके लिए भी हमने अपने इंतजाम कर लिए हैं जो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो खड़े होने थे ना, रणजीत चौटाला जब बोल रहे हैं इस पर तो वो साउंड कर रहे हैं, वो बहुत ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं। आप भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा बोलने से हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। वो भी ये जानते थे, बिजली मंत्री भी ये जानते थे कि डिमांड बढ़ने वाली है, तभी आप लोगों की तैयारियां थी, तभी आप यहाँ पर बैठकर ये कह पा रहे हैं कि 1 मई से नहीं होगा, लेकिन नुकसान हुआ ना। देखिए डिमांड बढ़ने वाली है, ये तो मानते हैं, ये तो हर साल बढ़ती है, हर साल नए उपभोक्ता जुड़ते हैं, शहरीकरण होता है, हर साल 8 से 10% डिमांड बढ़ती है, उसके इंतजाम सरकार कर लेती है। लेकिन अब की बार गर्मी एक नया एडिशन था जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा बढ़ गई। गर्मी में होता है सर। 8,000 मेगावाट की जो जरूरत हरियाणा प्रदेश की है, आप 7600 देते थे, 8,000 ये जून में जाकर होता था कि 8,000 की डिमांड। आप कह रहे 4% का जो गैप की बात कह रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जून में ऐसा होता था कि हमारी डिमांड, हाँ बिल्कुल, जून में ऐसा होता था कि हमारी डिमांड 8,000 मेगावाट चली जाती। अप्रैल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी डिमांड 8,000 मेगावाट हो गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो ये बिजली मंत्री इसी बात का तो इशारा दे रहे हैं कि उनको पता था कि डिमांड बढ़ने वाली है। सर केवल 40% प्रोडक्शन की बात नहीं, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि 40% प्रोडक्शन कम हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर मैं सोचूं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है, तो घर में भी आराम करके मुझे आराम नहीं है प्रवीण साहब, इसलिए आप लोगों के साथ बैठना जरूरी हो गया था। आइए सुभाष जी 2 मिनट दीजिए। भाग सिंह जी, कांग्रेस, क्या लीजिए। आपने उद्योगों की प्रोडक्शन कम होने की बात की है, मैंने जिक्र किया मीडिया, लेकिन मेरा भी अपनी एक छोटा सा उद्योग, मैं पूरा दिन आज वहीं पे हूँ, इस वक्त भी वहीं पे हूँ, पूरे दिन में अभी तक लाइट नहीं गई है। देखिए मैं तो पंचकुला की बात कर सकता हूँ, मेरी फैक्ट्री में नहीं, यहाँ गई है जहाँ मैं बैठी हूँ ना सर। अरे बहुत परेशान हुए सर हम। मैं ये कह रहा हूँ, मानता हूँ गई होगी, मैं 40% के ऊपर तर्क दे रहा हूँ ये कि 40% प्रोडक्शन डाउन होगी। मैं ये चीज क्लियर कर दूं, यहाँ आप में मीन में निकालने हम नहीं बैठे। आप होते या कांग्रेस की सरकार होती, हम मानते, हमने आपको चुन के इसीलिए भेजा है कि हमें वो सर्विसेज मिले, वो आपका दायित्व है, आपको करना पड़ेगा। भाग सिंह जी, कांग्रेस की बातों का जवाब है आपके पास। इतनी नाराजगी क्या इसलिए क्योंकि बार बार 2-2 दिन का डेट आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग कर नहीं पा रहे, आप अपने ही प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? अनामिका जी, प्रदेश के हित के लिए सरकार पूरी संजीदगी से लगी हुई है और मैं आपकी बात से रेणु जी का ऑडियो ठीक हो तो फेडर उठा दीजिएगा। हाँ अनामिका जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब जून में जाकर 8,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सरकार थी वो 74-75 मेगावाट की सप्लाई दे पा रही थी, लेकिन जो 706 मेगावाट हमें माननीय दिल्ली न्यायालय से स्टे के बाद हमें एक लॉस हुआ है, उसके बाद यमुनानगर के 2 प्लांट में हमारी प्रॉब्लम आई है। इस बात में 100% आपके इत्तेफाक रखते हैं कि प्रदेश में इसमें बिजली की दिक्कत है, जिसे माननीय मंत्री जी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटते और इसके इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तो अडानी जो अभी के तहत शनिवार को 1200 से 1400 मेगावाट की डील फाइनल हो रही है। यदि प्रदेश का, मेरा मानना है, यकीन कीजिए, चाहे वो महंगी या किसी तरह हो, हम प्रदेश की जनता को किसी तरह से परेशानी में नहीं डालेंगे और सरकार का प्रयास रहेगा कि चाहे महंगी भी ले, ये कुछ समय तक के लिए महंगी लेनी कर सकती है। ठीक है, 39 हो गए हैं। मेरा एक और पॉइंट है, मैं उस पर अब आऊंगी, अत्रे साहब से शुरू करूंगी। पहले सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे, मैं तो कह ही रही हूँ 1 तारीख की शाम को बैठेंगे हम। हो सकता है आपने अगर काम कर दिया तो दूसरे मुद्दे पर बैठे,
नहीं तो इसी मुद्दे पर फिर शुरू हो जाएंगे। सुभाष जी। जी अनामिका जी, देखिए सरकार का खुद का आकलन है कि जून में 8,130 मेगावाट, जुलाई में 8,612, अगस्त में 8,804 और सितंबर में 8,929 मेगावाट की आवश्यकता हो सकती है। मैं ये कहता हूं, और प्रवीण जी ने जो बातें कही हैं मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि 2012 से जिस यमुनानगर या फिर दूसरी यूनिट के बंद होने की बात आप कर रहे हैं ड्यू टू द एग्रीमेंट ऑफ या फॉल्ट ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट, हुडा गवर्नमेंट की, मतलब भूपेंद्र सिंह हुडा जी के जमाने के कारण से, या पहले की सरकारों ने जिस प्रकार के एग्रीमेंट किए, जिस प्रकार की मिसमैनेजमेंट की है, उसका असर पड़ा। लेकिन आप तो 2019 में आ गए थे। 2019 के बाद जब आप आकलन करते, और अगर आपने किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, पूरा सिस्टम है, तो उसमें आपको जब ये जानकारी मिली कि इन्होंने बंदी के करार पर इन सारी यूनिट्स को जानबूझकर धकेल दिया, चाहे वो अपने व्यक्तिगत मीन्स के कारण से हो, जो भी कारण रहा हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसको फिर आपने री एग्जीक्यूट करने की बात आपने नहीं सोची? क्या आपकी प्लानिंग का वो पार्ट नहीं था? लिख लीजिए, मुझे लग रहा है 4-5 सवाल आएंगे, लिखिए अभी आप। जी, कि क्या ये आपकी प्लानिंग का ये पार्ट नहीं था? नहीं होना चाहिए कि 2012 से जिसको बंद कर दिया गया है अनावश्यक तौर पर, या जिस किसी कारण से, उससे आगे आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है, और आपका आकलन खुद का कहता है कि हमारी डिमांड बढ़ेगी। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप कॉमर्शियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप आकर्षित करने की दिशा में आप लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपके लगातार हर बार बजट में आप एक नए टाउनशिप को स्थापित करने, बसाने की बात, आप उसकी प्लानिंग लेकर आप आ रहे हैं। चाहे मानेसर के आसपास की बात हो, चाहे केएमपी एक्सप्रेस के साथ साथ लगते हुए इलाके की बात मैं कर रहा हूं, या पलवल में मैं बात कर रहा हूं, या दूसरे अन्य इलाके की बात कर रहा हूं। तो जब आप ये सोच रहे हैं, तो क्या आपकी प्लानिंग का ये पार्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है उसको हम कैसे मीट करेंगे? तो जो इस प्रकार की बंद यूनिट है, आपने उसको रिवाइव करने की दिशा में क्यों नहीं कदम उठाए? क्यों आज आप ये तर्क दे रहे हैं जनता को, जब जनता इस समस्या से जूझ रही है और परेशानी झेल रही है? मेरा ये कहना है। ठीक है, आ रही हूँ। रेणु जी कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या आप? रेणु तंवर कुछ जोड़ना चाहेंगे सुभाष चौधरी की बातों में? रेणु जी आवाज मिल रही है? हेलो मैम बोलिए। आप टीवी को सुनकर रिप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप फोन पर सुनिए मुझे। दोबारा ऑडियो चेक कीजिए। प्रवीण साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, सुभाष जी ने जो सवाल पूछा, स्वाभाविक है, अगर किसी भी व्यक्ति को तकनीकी जानकारी नहीं होगी तो उसके ध्यान में भी यही सवाल उठेगा कि साहब जब 2012 में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए थे तो आपने इनको दोबारा से रिवाइवल इनका क्यों नहीं? वाजिब मैं बताता हूँ। हाँ वाजिब बताता हूँ। पहले तो यमुनानगर से शुरू होता हूँ। देखिए यमुनानगर में जब ये थर्मल प्लांट लगना था या लगना शुरू हुआ, हालांकि उस वक्त कांग्रेस सरकार नहीं तब तक आई थी, उसके बाद जब लगना शुरू हुआ तब आई थी कांग्रेस सरकार। और इस थर्मल के अंदर जो इक्विपमेंट यूज हुए, संघाई कॉर्पोरेशन करके एक चाइनीज कंपनी है, पहले तो कांग्रेस सरकार ने उस कंपनी के साथ जो एमओयू हुआ था, जो शर्तें थी, उन शर्तों को बदला, क्योंकि उसमें क्लॉज था कि अगर टाइम से डिले होता है तो कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। 350 करोड़ रुपए का हरियाणा प्रदेश को तब नुकसान हुआ था। जब वो प्लांट बंद कर दिया गया तो वो मशीनरी सब स्टैंडर्ड, क्योंकि चाइनीज मशीनरी का पेपर जानते हैं कैसी होती है, वो मशीनरी इस स्थिति में पहुंच गई थी कि वो रिवाइव नहीं हो सकती है, क्योंकि बाकी 2 यूनिट भी तो रिवाइव किए हमने, लेकिन वो अगर आपको करना है तो पूरा का पूरा यूनिट नया लगाना पड़ेगा, और उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ यूनिट है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, जबकि आपको मार्केट में उससे सस्ता यूनिट मिलना। खेदर वाला यूनिट की बता देता हूँ सुभाष जी, क्या हुआ, एक यूनिट 2.5 इंच धस गया था, क्योंकि वो लगातार बंद पड़ा रहा, मेंटेनेंस में, देख रेख में। जब वो 2.5 इंच धस गया तो वो भी आपको नया लगाना पड़ेगा। तो जब नया लगाओगे आप तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगी मार्केट में अवेलेबल होने की। तो ये अंतर है बेसिकली, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। सुभाष जी जवाब मिला आपको? जी हाँ, मेरा ये कहना, जैसे इन्होंने कहा आज आप मार्केट में अवेलेबल चीजों को खरीदने के लिए, जैसे आपने कहा कि हरियाणा रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात आपने कही, उनसे परमिशन लेना होगा। देखिए ये एसेंशियल सर्विसेज है, मुझे लगता है इस बात से तो निश्चित रूप से प्रवीण जी सहमत होंगे, एसेंशियल सर्विसेज की बात है। दूसरा, आपके सामने समर सीजन बिल्कुल मुंह बाई खड़ा है, तो उस दृष्टि से
आप अगर उसको रिवाइव आप नहीं कर सकते। एक दूसरी बात है, अगर आप वहां न्यू जनरेशन के लिए आप स्वयं वो प्लांट नहीं लगाना चाहते, कहते हैं कि वो महंगा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, और आप फिर खरीदारी की दिशा में भी समय रहते कदम उठा नहीं रहे हैं, तो ये तो अपने आप में जो ये सीक्वेंस है, ये जो एविडेंस दिखा रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी न किसी बात का इंतजार किया गया गवर्नमेंट सिस्टम की ओर से कि शायद हालात स्वयं ही अनुकूल हो जाए और उसके बाद से ये बातें बंद रह जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, भाग सिंह सर, भाग सिंह दमदमा, आप जवाब देना चाहेंगे क्या? अनामिका जी, रेणु तंवर है या चली गई, चेक कीजिए। देखिए, कोई किसी तरह कहे कोई चीज महंगे इंस्ट्रूमेंट आए या किसी तरह से आए, सरकार संजीदा है। जो थर्मल पावर यमुनानगर में भी जिस प्रकार से चलाया गया लगा के 2 यूनिट, अभी भी 3 यूनिट वहां पे चल रही है, और खेदड़ की जो स्थिति है उस प्रकार से वहां भी यूनिट काम कर रही है। यदि ये सारी सरकार की संजीदगी है, इनके ऊपर काम हो रहा है, तो टोटली पूरे प्रदेश में अगर ये हालात जिस प्रकार से मेरे साथी बता रहे हैं, ये तो पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में फुल ब्लैकआउट की बात करें इस प्रकार से आज प्रदेश में, हाँ गुड़गांव में आपकी बात मैं सहमत हूँ कि जहाँ बैठे वहाँ प्रॉब्लम आई है, और गुड़गांव के अंदर कहाँ, भिवानी, फरीदाबाद, केवल गुरुग्राम की बात नहीं महाराज। मैं अनामिका जी, मैं सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा गुड़गांव के अंदर प्रॉब्लम फरीदाबाद में उससे ज्यादा कम नहीं है, लोहारू में उससे कहीं ज्यादा कम नहीं है। 3 घंटे है, लोहारू में 3 आए हैं, तो फरीदाबाद में 4 से 5 घंटा है। मैं कह रही, मैं 4 से 5 यहाँ है, गुड़गांव में 4 से 5 घंटा है, गुरुग्राम में। हमने अनामिका जी, आप यहाँ पर बैठकर 1 तारीख को हम बैठना चाहेंगे फिर आपके साथ, और 1 तारीख को हम इस चीज का पूरी तरह से 1214 मेगावाट प्रदेश के अंदर लेकर आ रहे हैं, और हम आपके साथ बैठेंगे भी। और प्रदेश, और मेरा मानना है कि यदि समस्या हल भी हो जाए, फिर भी आप इसमें जिक्र जरूर कीजिए, चाहे किसी विषय पर बैठे हो, 30 तारीख तक मसले का पूरी तरह से हल करेंगे, और फ्यूचर में कितने महंगे इंस्ट्रूमेंट लाने पड़े जाने जाते हैं। आपने कर दिया, अगर आपने 30 को कर दिया तो हरियाणा न्यूज 1 तारीख को नहीं दिखाएगा। ब्रेक हम ही करेंगे, हम ही करेंगे ब्रेक। जनता के लिए है अनामिका जी, कितने महंगे इंस्ट्रूमेंट आए, जनता का पैसा है, जनता के लिए लगना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए लगेगा। हम लगा दीजिए, ठीक है, तरह से कार्यवाही कर रहे हैं, और 30 तक इसका रिजल्ट देंगे आपको। उसके बाद भी कई प्लांट लगाने की जो सरकार की योजना है, इस पर और तेजी से काम करेंगे। आपसे उम्मीद भी है प्रवीण साहब। मैंने कहा था कि एक और पॉइंट पर मैं आपसे होकर फिर से पैनल में घूमूंगी। वो पॉइंट ये है कि हाई टेंशन वायर का जिक्र किया बिजली मंत्री ने, कह रहे थे कि उनका भी अपना एक लोड लेने की उनकी एक क्षमता होती है, जहां कहीं पर भी खामियां हैं और काम करने की जरूरत है, उनको बदलने की जरूरत है, हम वो करेंगे, बदलेंगे। अगस्त सितंबर का जिक्र किया गया कि अगस्त सितंबर में करेंगे। अब बताइए, बीमारी आज है, इलाज करेंगे अगस्त सितंबर में? ये याद आया सुभाष चौधरी की बात से, एसेंशियल सर्विस है, और ये तुरंत प्रभाव से नहीं हो जाना चाहिए था क्या? हाई टेंशन तारों को हम बदल नहीं सकते सर? नहीं, मंत्री जी ने जो हाई टेंशन वायर का जिक्र किया, उस वायर का जिक्र करने के पीछे कारण ये था कि जब गेहूं की खेती फट जाती है, तो कई बार ये देखने में आया है कि स्पार्किंग की वजह से जो गेहूं के खेत में आग लग जाती है। और यही कारण होता है कि जब गेहूं की फसल पकी होती है, कटाई पे शुरू होती है, तो किसी भी प्रदेश में चले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, फ्यूल को, इसकी सप्लाई को रोक देता है। वो सप्लाई रात को दी जाती है कि इस तरह के हादसे ना हो। और उसका पीछे कारण ये भी होता है कि जो हाई टेंशन वायर है, उसकी कैपेसिटी का रीजन रहता है। सितंबर में चेंज करने के पीछे कारण भी यही है कि उस वक्त खेत के ऐसे हालात नहीं होते कि किसी तरह की ऐसी कोई घटना घट सके या ऐसी घटना से कोई नुकसान हो जाए। इस वजह से मंत्री जी ने ऐसा कहा था। लेकिन सुभाष जी ने जो बात कही थी उसका मुझे लगता है जवाब देना पड़ेगा। सुभाष जी ने कहा था कि साहब जब आपको पता था कि डिले होगा तो ये, देखिए सुभाष जी, जो अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप की जो कंपनी, मतलब 1424 मेगावाट एक और 500 मेगावाट, जहां पे ये समस्या आनी शुरू हुई कि उन्होंने कोयले का दाम बढ़ गया, इस वजह से ज्यादा पैसे मांगने शुरू किए, सरकार ने लगातार उनसे बैठकें की कि उनको इस बात के लिए समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि आपके एग्रीमेंट में क्लॉज नहीं है। तो जब आप किसी भी ऐसी कंपनी के साथ बैठक करते हो, एक हाई लेवल मीटिंग होती है, तो 4-5 दिन तो वो मीटिंग ही खा जाती। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं केवल यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि सरकार ने पहले तो वो कोशिश की जो करनी चाहिए, लेकिन जब लगा कि उन मीटिंगों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, तभी हम जो है जो मैंने जिक्र किया है 750 मेगावाट का और 75 मेगावाट का, वो सरकार ने खरीदी। और तभी मैंने पावर एक्सचेंज के तहत जो मैं खरीद रहे हैं बिजली, उसका तभी जिक्र किया है। भीतर ही भीतर अत्रे साहब कहीं खुश भी हो रहे होंगे, आप लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा तो रहे होंगे।
कि विपक्ष को जवाब भी दे दिया कि अजय अडानी को हमने फायदा नहीं पहुंचाया। देखिए वो तो एक बेटों का तरक था सुरजेवाला का, वो बार बार इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि अब अडानी से क्यों नहीं खरीद रहे, अब अडानी से क्यों नहीं खरीद रहे। बच्चा भी इस बात को समझता है कि साहब जब सस्ती चीज मिल रही है तो महंगी भी खरीदेंगे हम, और अगर आप महंगी खरीदने के लिए हमें फोर्स कर रहे हो तो इसका मतलब जब आपकी सरकार में आपके ऊपर जो आरोप लगे थे 1 करोड़ रुपया डेली दलाली का, इसका मतलब वो आरोप सही थे, तभी आप हमें भी फोर्स कर रहे हो कि भाई क्यों इन्हीं से खरीदो, क्योंकि 25 साल एग्रीमेंट तो आप ही करके दे थे, हमने तो वो एग्रीमेंट नहीं किया था। उसके बावजूद अगर ऐसी बात कहेंगे विपक्ष तो स्वाभाविक है जनता के मन में विचार आएगा। सुभाष जी। जी देखिए, आपने बहुत सही शब्द आपने यूज किया जो आपने हाई टेंशन की बात की। हालांकि मैं चाहता था कि इस मुद्दे पे आऊं मैं, क्योंकि मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि देखिए पावर जनरेशन प्रोडक्शन वो एक अलग इशू है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है जो आप देखते हैं खास करके जो अघोषित कट की जो स्थिति बनती है वो केवल और केवल डिमांड बढ़ने के कारण से नहीं बनती है, वो बनती है टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण से। ट्रांसमिशन की जो कमी है, ट्रांसमिशन की जो मैनेजमेंट है उसमें बड़ी खामियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार आज की भाजपा सरकार है, ये समस्या पहले से लंबे समय से है, चौटाला जी के जमाने से है, और हाई टेंशन तार को उसकी कैपेसिटी इनहेंस करने की आवश्यकता उसी समय से शिद्दत से महसूस की जा रही है। लेकिन उस दिशा में मैं ये कहता हूं लेकिन सवाल ये उठता है कि आप 8 साल से सरकार में हैं, आपका आकलन निश्चित रूप से आया होगा, और आज बिजली मंत्री ठीक है ये सेकंड टर्म में बिजली मंत्री बने हैं चौटाला साहब, इससे पहले दूसरे व्यक्ति बिजली मंत्री थे, इनको पूरी तरह उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कम से कम साफगोई से ये स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है। आप अगर बिजली किसी से ज्यादा खरीदना भी चाहते, लेना भी चाहते हैं तो ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, वो कैपेसिटी आपके पास नहीं है। केवल हाई टेंशन की बात नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर आपकी बात को बढ़ा रहा हूं अनामिका, कि हाई टेंशन ही नहीं बल्कि आप 11,000 वोल्ट, आप उससे नीचे 440 वोल्ट पे की आप वायर को देखिए, और उससे नीचे जो आपकी कॉलोनी में या सेक्टर्स में या फिर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं वहां जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, क्या आज वो कैपेबल हैं, क्या आज वो उस स्थिति में है कि उसकी डिमांड को ठीक से वो 24 आवर्स मीट कर सके ड्यूरिंग दिस हाई टेम्परेचर? मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। और यही एक बड़ा कारण है जो अघोषित कट की बात आप करते हैं ना, वो अघोषित कट का भी एक ये बड़ा फैक्टर है जो ट्रांसमिशन पर फोकस नहीं किया गया है, और इस दिशा में केंद्र सरकार की कमी नहीं है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों को इस बात के लिए वार्न करती रही है, सेंट्रल पूल वार्न करते रहे हैं। आज भी मैं जानकारी दूं कि आज भी रेल मंत्री और बिजली मंत्री आर.के. सिंह की बैठक हुई है, इस मुद्दे पर बैठक हुई है। हालांकि उन्होंने कोयले के सप्लाई को लेकर के भी काफी उसमें मंथन किया है, लेकिन ये एक बड़ा इशू है, केवल हरियाणा में नहीं बल्कि दूसरे अन्य राज्यों में भी आज बिजली की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और काफी प्रेशर है केंद्र सरकार पर। इसको लेकर आज भी बैठक केंद्र में हुई है, दोनों मंत्रियों की और सारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। तो मेरा कहना है कि ट्रांसमिशन की जो समस्या है, हाई टेंशन की समस्या, आज क्यों ये राग आप अलाप रहे हैं? इससे पहले आपने उसको दुरुस्त करने की दिशा में या फिर उसे इनहेंस करने के लिए उसकी कैपेसिटी की दिशा में आप क्या मेरा कहना ये है कि ये बैठक पर बैठकें करें, ये फोन पर बात करें, ये खुद पहुंच जाए निरीक्षण करने, या ये कागजी कार्रवाई करें। जो दर्शक हमारे जो है, जो हमारी आवाम है, जो टीवी के उस पर हमें देख रही है, सुन रही है, उनको केवल बिजली का सप्लाई से मतलब है, उनकी आपूर्ति होते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें सरकार आश्वासन दे रही है। आज की डिबेट इसलिए जरूरी हो गई थी कि कई बार आश्वासन मिला लेकिन समाधान नहीं मिला। जवाब दे दीजिए अत्रे साहब जल्दी से, कम वक्त है। केवल ट्रांसमिशन की बात कहूंगा, सुभाष जी ने जो ट्रांसमिशन की बात की है, देखिए ट्रांसमिशन जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि एक वायर अगर आपने आज चेंज की है तो उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो फिर चेंज करनी होती है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इसमें क्या किया वो एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हरियाणा के अंदर जो लाइन लॉस था लगभग 31% लाइन लॉस था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद उस पर काम होना शुरू हुआ। फैक्टर अलग अलग है लाइन लॉस के, उसमें किसी के द्वारा बिजली चोरी करना, लीकेज होना, और ये जो ट्रांसमिशन वाली प्रॉब्लम, तो 31% लाइन लॉस को 15% पे सरकार अगर लेके आई है तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमने ट्रांसमिशन पे काम किया है। लेकिन ट्रांसमिशन कोई एक बार करके खत्म करने वाला काम नहीं, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज अगर आपकी अनामिका जी घर के बाहर की वायर चेंज हुई है तो 10 साल बाद 15 साल बाद वो दोबारा चेंज होगी, उसकी एक लाइफ है, उसके बाद उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हमारा तो पूरा फोकस इस वजह से ट्रांसमिशन पे रहा है कि लाइन लॉस को कम किया जाए। आपकी हर बात को हम केवल इसी को नहीं, आपकी हर बात को मान लेंगे सर। 1 तारीख से बिजली सुचारू कर दीजिए।
हर बात को मानो। मैं यहाँ पे इस बात को आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि आपको 1 तारीख को ये समस्या आने वाली नहीं। इस खबर को फिर ब्रेक करने वाले भी पहले हम ही होंगे। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, पैनल का हिस्सा बने आप लोग और हमारे साथ जुड़े। कब खत्म होगा बिजली संकट, पूछा हमने सरकार से, सरकार कह रही है बहुत जल्द 1 तारीख से सुचारू कर देंगे बिजली। अपडेट लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।